स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद जय भारत। कॉकरोच जनता पार्टी एक ऐसा मीम जो मूवमेंट बनता जा रहा है, जिसके इंस्टाग्राम पर महज 4 दिन में 10 मिलियन से ज़्यादा फॉलोअर्स हो चुके हैं, जिसने इंस्टाग्राम पर भाजपा को, भारतीय जनता पार्टी को फॉलोअर्स काउंट में हरा दिया है। वो पार्टी कॉकरोच जनता पार्टी, जिसे देश की सबसे नई और सबसे बड़ी अब तक की अपोजिशन पार्टी कहा जा रहा है। लेकिन आखिर इस सीजेपी की, इस कॉकरोच जनता पार्टी की हकीकत क्या है? क्या वाकई आम आदमी पार्टी के साथ सीजेपी के लिंक्स हैं? क्या पॉलिटिकल बैकिंग जो है, जो कनेक्शन है, वो आम आदमी पार्टी के साथ निकल के सामने आता है? कैसे पहले एक मीम पेज आता है, फिर मैनिफेस्टो, फिर कोर अपोजिशन इश्यूज, और उसके बाद ग्राउंड पर प्रेजेंस जो है सीजेपी का, वो दिखना शुरू हो जाता है। तो आज कॉकरोच जनता पार्टी से रिलेटेड सारी जो क्लैरिटी है वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है। इस वीडियो में सारी बातें आपको बताएंगे, साथ ही साथ बात करेंगे आखिर कैसे बनी है पार्टी, क्या ग्राउंड रियलिटी है इसकी, पॉलिटिकल बैकिंग क्या है, क्या कोई पॉलिटिकल लीनिंग भी रही है दुनिया में पहले, इससे पहले जो सैटारिकल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, इनका क्या इतिहास रहा है, कौन कौन सी ऐसी पार्टीज रही हैं, उन्होंने क्या बदलाव किए हैं, और साथ ही साथ क्या कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, शेयर कीजिएगा अपने पूरे सर्कल में, अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स के साथ में, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, सोशल मीडिया पर शेयर कीजिएगा, लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, और साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब आगे बढ़ते हैं, शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 15 मई 2026 को सुप्रीम कोर्ट में, सर्वोच्च न्यायालय में एक हियरिंग के दौरान भारत के चीफ जस्टिस सूर्यकांत जी ने एक ऑब्जर्वेशन दी, और उस ऑब्जर्वेशन में इन्होंने ये कहा कि अनएम्प्लॉयड यंगस्टर्स जो हैं भारत के, वो कॉकरोचेस के समान हैं, पैरासाइट्स के समान हैं। अब ये जो लफ्ज़ यहाँ पे यूज़ किए गए थे बिल्कुल गलत थे। इन लफ्ज़ों को डिस्क्राइब करते हुए उन्होंने आगे ये कहा कि दरअसल ये जो ऐसे लोग हैं जिनको ना नौकरी मिलती है, ना कोई प्रोफेशन में किसी में जगह मिलती है, और उसके बाद ये या तो मीडिया में आ जाते हैं, अपने मीडिया चैनल्स बना लेते हैं, या सोशल मीडिया पे आ जाते हैं, RTI एक्टिविज्म करने लगते हैं, या फिर किसी और अन्य प्रकार के एक्टिविस्ट बन जाते हैं, और उसके बाद में सिस्टम के ऊपर हमला करते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो थी, यहाँ पे एक बयान CJI का सामने आया। इस बयान के आते ही सोशल मीडिया पर हड़कंप मच गया। हर जगह इसी बयान की CJI के चर्चा थी, खबरों में भी ये था, लोग इस पर ट्रोलिंग भी कर रहे थे, सारी चीज़ें चल रही थी। जब CJI को ये पता चला कि ये जो बयान था वो बवाल बन चुका है, इसमें हर तरफ उन्हीं की बात हो रही है, तो यहाँ पे उन्होंने आगे आके अपना क्लैरिफिकेशन दिया। उस क्लैरिफिकेशन में उन्होंने कहा कि ये जो स्टेटमेंट था, उनका निशाना उन फेक और बोगस डिग्री वाले लोगों के ऊपर था, ना कि जो आम बेरोजगार युवा है भारत का, जो अनएम्प्लॉयड यूथ है, जो आम जनता से आता है, उनके ऊपर नहीं था। ये सब जो बोगस डिग्री लेकर, मीडिया की फर्जी डिग्री है उनके पास में, किसी फलानी और कोई फर्जी डिग्री है, उसको लेकर ये सोशल मीडिया पर आके अपने रैंटिंग करते हैं, तो उन लोगों के ऊपर उनका निशाना था। लेकिन अब तक CJI भी ये नहीं जानते थे कि उस दिन जो उन्होंने कहा है 15 मई को, उसके बाद में ये जो रिमार्क था, ये सोशल मीडिया पर आपकी तरह इस तरह से फैल चुका है कि आगे आने वाले समय में ये एक कुछ ही दिनों के अंदर एक मूवमेंट बन सकता है। इसी के कॉन्टेक्स्ट में जब ये बात कही गई CJI के द्वारा, इसी के जस्ट बाद 30 साल के अभिजीत दिप्के जो पहले आम आदमी पार्टी के सोशल मीडिया टीम के साथ में काम करते थे, साल 2020 से 2023 तक उन्होंने मीम बेस्ड जो डिजिटल कैंपेनिंग होती है, वॉर रूम के अंदर जो इलेक्शंस के दौरान में की जाती है, आगे इसको इस वीडियो में आपको इसके बारे में आगे प्रॉपर डिटेल में बताएंगे। तो ये जो मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेनिंग होती है, ये सारी चीज़ें करते थे 2020 से 2023 तक आम आदमी पार्टी के लिए अभिजीत दिप्के। इन्होंने अपने ट्विटर पर एक ट्वीट किया, और उन्होंने यहाँ पे ये लिखा कि मैं एक प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूँ जिसमें कि हम कॉकरोच जनता पार्टी बनाते हैं। मतलब यहाँ पे सारे के सारे जो भी कॉकरोचेस, जो ऐसे लोग हैं जो कि अनएम्प्लॉयड हैं, जो कि समझते हैं कि उनके लिए कहा गया है CJI के द्वारा ये चीज़, और वो उससे हर्ट हुए हैं, आहत हुए हैं, तो यहाँ पे आके हम सब एक साथ आ जाते हैं और एक प्लेटफॉर्म बना लेते हैं। ये ट्वीट जब हुआ है तो उसके महज आधे 1 घंटे के अंदर ही करीबन 700 से 800 रिपोस्ट हो चुके थे, और शाम तक देखा जाए तो ये ऐसा ट्वीट बन चुका था जो कि उस दिन सबसे ज़्यादा वायरल ट्वीट में से एक था। यही वो पॉइंट था जहाँ से एक इंट्रिंसिक, एक इम्पल्सिव आइडिया जो था कॉकरोच जनता पार्टी का, वो इजाद हुआ। अगले ही दिन 16 मई 2026 को अभिजीत दिप्के अपने उसी एक्स अकाउंट पर, ट्विटर अकाउंट पर, एक गूगल फॉर्म लॉन्च करते हैं, उसी के साथ अटैच करते हैं एक अकाउंट। इस अकाउंट का नाम था कॉकरोच जनता पार्टी। यूजर नेम देखा जाए तो CJP_2029, यानी 2029 के चुनाव की तैयारी जो है वो यहाँ से शुरू हो चुकी थी। एक तरह से आप इसको इसी तरह देख सकते हैं, क्योंकि 2029 का यूजर नेम 2026 में लिखने का और कोई मायना नहीं निकलता है। साथ में यहाँ पे जब ये गूगल फॉर्म शेयर किया गया, इसमें एलिजिबिलिटी लिखी गई। एलिजिबिलिटी अब क्या क्या लिखी गई थी, ये जो मेंबर्स थे जो यहाँ पे इस पार्टी को ज्वाइन कर सकते थे, उनके लिए सबसे पहला लिखा गया अनएम्प्लॉयड, लेजी, क्रॉनिकली ऑनलाइन, और एबिलिटी टू रेंट प्रोफेशनली। सबसे पहली बात अनएम्प्लॉयड यहाँ पे लिखा गया था।
साफ तौर पर यह बताया जा रहा था यहाँ कि चाहे आप मजबूरी से अनएम्प्लॉयड हो या फिर आप अपनी मर्जी से अनएम्प्लॉयड हो या फिर किसी स्टेटमेंट के तौर पर आप इसको, ये जो स्टेटमेंट सामने सीजेआई का निकला है उसके तौर पर आप खुद को अनएम्प्लॉयड समझते हो, तो ये जो प्लेटफॉर्म है, ये जो सीजेपी है वो आपके लिए है, इसे ज्वाइन कर सकते हैं। दूसरा पॉइंट था क्या, जो एलिजिबिलिटी थी वो थी लेजी। क्लैरिफिकेशन के साथ यहाँ पे आपको जो सामने चीज़ें आती हैं बताई जाती हैं कि ये रेफर इस तरह से किया गया था कि फिजिकल एक्टिविटी में आपको लेजी नहीं होना है, यानी कि दिमाग और क्रिएटिविटी जो आपकी है, जो रेंटिंग है आपकी, उसमें आपको लेजीनेस बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप इस तरह के लेजी हो तो आप ये पार्टी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद तीसरी जो बात थी वो थी क्रॉनिकली ऑनलाइन, यानी कि कम से कम 11 घंटे के आसपास दिन भर आप ऑनलाइन रहते हो, बाथरूम ब्रेक्स के इंक्लूड करके उनको, तो ये यहाँ पे आपकी तीसरी एलिजिबिलिटी हो जाती है। और चौथी थी रेंट प्रोफेशनली, यानी कि कंटेंट आपका शार्प होना चाहिए, आप किसी भी मुद्दे को उठाकर उसको पॉइंट आउट कर सकते हो और पॉइंट आउट करना आपको आना चाहिए, तो आपके लिए ये पार्टी है। ये सारे ऐसे क्राइटेरियाज बने, यूथ ने खुद को इनसे कनेक्ट करना शुरू किया। मीम लैंग्वेज की तरह आप देख सकते हैं कि चाहे यूथ इससे कनेक्ट कर रहा था या फिर खुद को आहत महसूस कर रहा था सीजीआई के उस बयान से। यहाँ पे ये जो मेंबरशिप थी इन फॉर्म्स पर, गूगल फॉर्म्स पर, वो लगातार बढ़ना शुरू हो जाती है। सैकड़ों से हज़ारों से लाखों लोग इस पूरे कैंपेन के साथ जुड़ जाते हैं यहाँ पे। और इसके बाद में सोशल मीडिया पर इस तरह के दौर चलने लगे थे कि रील्स में, पोस्ट में, कमेंट्स के अंदर लोग अपनी क्वालिफिकेशन इस तरह से लिख रहे थे कि जैसे किसी ने फलाने किसी अकाउंट से लिख दिया कि मैं 12 घंटे मेरा स्क्रीन टाइम है, मेरे असाइनमेंट्स इनकम्प्लीट हैं, मेंटल ब्रेकडाउन मुझे हो रखा है और साथ ही साथ में आइस कॉफ़ी जो है उस पर मैं जिंदा हूँ, इसलिए मैं कॉकरोच जनता पार्टी जो है उसको अपना सीवी सौंपता हूँ कि मुझे इसका मेंबर बनाया जाए। तो इस तरह के एक दो नहीं, हज़ारों ऐसे लोग थे जो कि यूथ थे, जिंजी में उनको गिना जाता है, और वो लोग इससे आके कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो लाइन थी, एक तरह से आप अगर इसको देखें तो जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया थे वो ह्यूमरस थे, वो ह्यूमर है एक तरह का, लेकिन दूसरी तरफ वो उस स्टीरियोटाइप को भी कैप्चर करती है जो कि सिस्टम बेरोजगार जो यूथ है उसके ऊपर लगा देता है, चिपका देता है। ये लोग बस ऑनलाइन रहते हैं, काम नहीं करते हैं, ऑनलाइन रेंट करने के अलावा इन्हें कुछ आता नहीं है। तो ये जो सारी चीज़ें थी जो कि देखी गई कि सीजीआई ने कहीं ना कहीं इसी तौर पर इस बयान को दिया था कि जो यूथ है वो पैरासाइट है, कॉकरोच है। तो यहाँ पे उसी का फ़ायदा उठाते हुए, उसी को एक एडवांटेज की तरह लेते हुए, ये जो सीजेपी थी, कॉकरोच जनता पार्टी, उसने अपना पूरा एक जो इंटरफेस था कह सकते हैं उसे बनाया। खैर, गूगल फॉर्म यहाँ पे लॉन्च होते ही कुछ ही घंटों के अंदर लगातार एंट्रीज आनी शुरू हो जाती हैं। बताया जाता है सामने कि पहले ही कुछ जो घंटे थे करीबन 15,000 साइनअप्स हो चुके थे, और 2 दिन का अगर आंकड़ा देखा जाए तो 2 दिन के अंदर लगभग 50,000 से ज़्यादा लोग जो मेंबरशिप थी वो ले चुके थे। तीसरा और चौथा दिन जो आया तब तक आपको हकीकत बताएं, जो अभी सामने तस्वीर दिखती है, ट्विटर पर, एक्स पर 1,84,000 करीबन जो फॉलोअर्स हैं वो हो चुके हैं, और इंस्टाग्राम पर रिकॉर्ड टूट चुका है। 4 दिन के अंदर, महज 3 से 4 दिन के अंदर 11 मिलियन करीब फॉलोअर्स जो हैं वो कनेक्ट हो चुके हैं इस सीजेपी से, कॉकरोच जनता पार्टी से। ये इस तरह के भी दावे यहाँ सामने आते हैं कि सबसे ज़्यादा तेज़ इस तरह से बढ़ने वाला एक अकाउंट हुआ है पॉलिटिकली। और दूसरी चीज़, भाजपा के जो फॉलोअर्स थे इंस्टाग्राम पे, उसे हरा दिया है एक तरह से, उस फॉलोअर काउंट से बहुत ज़्यादा आगे निकल चुकी है सीजेपी। तो ये सारी चीज़ें अभी हालिया हकीकत है जो कि तस्वीरों में सामने आती है। अब ऑफिशियल वेबसाइट जो थी, सेम डे पर जब ये सीजेपी का अकाउंट लॉन्च हुआ है, उसी दिन पर वो वेबसाइट 16 मई 2026 को लाइव कर दी जाती है। वेबसाइट खुद को, उस पर टैगलाइन उसकी एक लिखी हुई है कि वॉइस ऑफ द लेजी एंड अनएम्प्लॉयड। डिस्क्रिप्शन में लिखा होता है कि अ पॉलिटिकल फ्रंट ऑफ द यूथ बाय द यूथ फॉर द यूथ, सेकुलर, सोशलिस्ट, डेमोक्रेटिक एंड लेजी। तो ये जो वेबसाइट है इस तरह से डिज़ाइन की गई कि जिससे कि यूथ जितना भी आए इस पर, जो भी जस्ट क्लिक करेगा वो उससे अट्रैक्ट हो, उसको पता चले कि हाँ भाई ये जो है प्लेटफॉर्म वो मेरा प्लेटफॉर्म है, वो हमारा प्लेटफॉर्म है और हम इसको आगे बढ़ाएंगे। इस तरह से पूरी वेबसाइट को डिज़ाइन किया जाता है। साथ ही साथ यहाँ पे एक और बात लगातार वेबसाइट पर अलग जगह पर दिखती है, लिखा हुआ है उसमें कि अ पॉलिटिकल पार्टी फॉर द पीपल, द सिस्टम फॉरगॉट टू काउंट। यानी कि ये एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है उन लोगों के लिए है जिन्हें ये जो सिस्टम है, सरकार है, उसने कभी काउंट ही नहीं किया, उन्हें नज़रअंदाज किया है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे सामने आती हैं। अच्छा, अभी तक ये सब करीबन ये 2 से 3 दिन की घटना है जो हमने आपको अभी तक बताई है, 2 दिन की महज। इस बीच में एक बड़ा ट्विस्ट आया, और कैसे ये जो कॉकरोच जनता पार्टी थी, क्योंकि जिस दिन ये बात हुई थी सीजीआई की, उसी के बाद से ये खबरों में तो हल्की फुल्की तरीके से आप देखिए कि सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर, इंस्टा पर कुछ मीम पेजेस थे, वो सब इन चीज़ों को चलाने लगे थे। सीजेपी नाम की एक पार्टी बन चुकी थी, पेजेस सामने आ गए थे। लेकिन मेन स्ट्रीम मीडिया में ये कैसे आया, किस तरह से पूरी दुनिया में, पूरे भारत के अंदर इस खबर के बारे में बात होने लगी, ये हुआ उस दिन जब तृणमूल कांग्रेस के 2 सांसद, महुआ मोइत्रा और कीर्ति आज़ाद, इन दोनों ने ही इस मूवमेंट के साथ पब्लिकली इंटरेक्शन किया। यानी कि ये कहते हैं कि हम भी इस सीजेपी को ज्वाइन करना चाहते हैं। सीजेपी ने इन्हें एडमिट कर लिया। ये बात सीधी मेन स्ट्रीम मीडिया तक पहुंचती, और मेन स्ट्रीम मीडिया में, डिजिटल न्यूज़ में जब ये खबर पहुंची तो इसके बाद जो हेडलाइंस थी
वो इस तरह से लिखी गई जिनमें कहा गया कि टीएमसी के एमपी जो हैं उन्होंने कॉकरोच जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया है। टीएमसी एमपीज ज्वाइन कॉकरोच जनता पार्टी। एक अलग ही लेवल का एक सिंबॉलिक लेजिटिमेसी जो है उसने इस सीजेपी को दे दी। यहाँ से लोगों के सामने ये था कि आखिर ये ऐसी कौन सी पार्टी है जिसको टीएमसी के दो बड़े सांसद, जिनको सभी लोग जानते हैं, कई लोग मतलब खबरों में भी रहते हैं, वो दोनों ही किसी भी तरह से रहें लेकिन खबरों में हैं, तो इन लोगों ने सीजेपी को ज्वाइन कर लिया। तो आखिर ये क्या है? ये सारी चीज़ें जब यहाँ पे होना शुरू हुई तो लोगों के दिमाग में ये जो नाम था कॉकरोच जनता पार्टी वो पहुंचना शुरू होता है। खैर, इसके बाद अभी तक आप देखिए कि एक मीम पेज की तरह था, लेकिन अब यहाँ पर जब लोग सोच रहे थे कि ये सिर्फ एक मीम पेज है, मीम पेज बनकर ही रहेगा, तब सीजेपी अपना एक फॉर्मल लुकिंग 5 पॉइंट मैनिफेस्टो जो था उसे रिलीज करती है। अब एक मैनिफेस्टो जो था वो सामने आता है। इस मैनिफेस्टो के कुछ कोर पॉइंट्स थे। उन कोर पॉइंट्स में था कि कोई भी चीफ जस्टिस जो है भारत का, उसे रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा की सीट नहीं दी जाएगी, यानी कि जो पोस्ट रिटायरमेंट रिवॉर्ड सिस्टम है उसे खत्म किया जाएगा। ये इनका पहले मैनिफेस्टो का पहला पॉइंट था। अब आप देखिए कि ये जो पॉइंट है वो क्यों रखा गया, क्योंकि ये जो कॉकरोच जनता पार्टी है, सीजेपी है, ये बनी ही कॉकरोच वर्ड के बाद से, जब कॉकरोच वर्ड यूज किया गया किसके लिए? भारत के बेरोजगार यूथ के लिए, और उसी बेरोजगार यूथ ने पार्टी बनाई है यहाँ पे। तो सबसे पहले इनका यही जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है उनको टारगेट करते हुए पहला अपने मैनिफेस्टो में इन्होंने पॉइंट दिया। जाहिर सी बात है यहाँ पे जस्टिस सूर्यकांत जी की बात हो रही होगी, या फिर उनके पहले जितने वैसे चीफ जस्टिस रहे हैं जिनको बाद में राज्यसभा का मेंबर बना दिया जाता है, उनके बारे में बात हो रही है। अगला पॉइंट जो इस मैनिफेस्टो का था वो था कि अगर किसी को जो लेजिटिमेट उसके वोट का अधिकार है वो छीना गया, इलेक्टोरल रोल से उसके लेजिटिमेट वोट को डिलीट किया जाता है, तो सीईसी जो है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है, उन्हें यूएपीए के तहत अरेस्ट किया जाए, क्योंकि वोट किसी का भी छीनना किसी आतंकवाद से कम नहीं है। ये भी बात यहाँ सामने आती है। अब ये आप अगर देखें तो ये अपोजिशन पार्टीज का, भारत की अब तक जो अपोजिशन पार्टीज रही हैं, आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, टीएमसी, इन सभी का एक कोर मुद्दा रहा है, कोर अपोजिशन इशू है ये। तो इसको अपने सीजेपी ने सेकंड मैनिफेस्टो में सेकंड पॉइंट बनाया। तीसरा पॉइंट है जो उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट में महिलाओं को 33 नहीं सीधा 50% रिजर्वेशन जो है बिना हाउस की स्ट्रेंथ को बढ़ाए हुए ये दे देना चाहिए। और कैबिनेट के जो आधे पोर्टफोलियो हैं, प्रॉपर 50% जो पोर्टफोलियो हैं वो भी महिलाओं के लिए रिजर्व होने चाहिए। ये एक और पॉइंट, जो तीसरा पॉइंट काफ़ी बेहतर पॉइंट था, और इसको भी ऐड किया गया। समय समय पर ये पॉइंट भारत की राजनीति में उठता रहा है। यूनाइटेड फ्रंट ने भी इसको एक पहली दफ़ा शायद उन्होंने उठाया था। तो ये जो पॉइंट है इसको भी अपने तीसरे पॉइंट में ऐड किया जाता है इस मैनिफेस्टो के अंदर। चौथा पॉइंट था कि अडानी और अंबानी के जो मीडिया हाउसेज हैं उनके लाइसेंस कैंसिल करने की हम डिमांड करते हैं, ताकि इंडिपेंडेंट जो मीडिया है उसके लिए स्पेस बन सके। कई ऐसे इंडिपेंडेंट मीडिया हाउसेज जो कि जिनकी आवाज़ दबा दी जाती है वो सामने आ सकें। साथ ही साथ एक और डिमांड इसी चौथे पॉइंट में लिखी हुई है कि उस मैनिफेस्टो में, कि जो भी गोदी मीडिया एंकर्स हैं, जिनको गोदी मीडिया एंकर्स कहा जाता है, उनके बैंक अकाउंट्स की जांच की जाए। तो ये एक चौथा पॉइंट ऐड किया जाता है। एक तरह से टीएमसी, आम आदमी पार्टी और आईएनसी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, इन सभी ने पिछले चुनावों में 2020 के बाद से इनफैक्ट 2023 और 24 तक जो चुनाव हुए थे उनमें लगातार इस पॉइंट को उठाया था। तो ये चौथा पॉइंट सीजेपी ने अपने मैनिफेस्टो में ऐड किया। पांचवा जो पॉइंट था वो था कि जो भी एमएलए या एमपी डिफेक्शन करता है, ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है, आप इसको समझिएगा। जो भी सांसद या फिर विधायक एमएलए एमपी डिफेक्शन करता है, यानी कि दल बदल करता है, अपनी पार्टी छोड़ के दूसरी में जाता है, उसे 20 साल के लिए किसी भी चुनाव लड़ने से, 20 साल के लिए किसी भी चुनाव लड़ने से, पब्लिक ऑफिस में उसकी पोजीशन रखने से बैन कर दिया जाना चाहिए। ये जो पॉइंट है आप सभी इस समय मौजूदा हालात जो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग समझ सकते होंगे कि ये आम आदमी पार्टी के साथ जो डिफेक्शन किया है राघव चड्ढा ने, कहीं ना कहीं उसी की तरफ इशारा करता है। और यही वो पॉइंट है कि राघव चड्ढा जैसे जो इस तरह के जो पॉलिटिशियंस हो जाते हैं कि कभी दल बदल कर देते हैं सडनली अपना किसी एक पार्टी में लंबे समय तक रहने के बाद में, तो ऐसे जो पॉलिटिशियंस होते हैं उन्हें 20 साल तक के लिए बैन कर देना चाहिए किसी भी चुनाव लड़ने से या फिर किसी पब्लिक ऑफिस को मेंटेन करने से। ये भी पॉइंट यहाँ पे पांचवा जो पॉइंट है उसमें रखा गया है इस पूरे मैनिफेस्टो के अंदर। अब ये सब जो पॉइंट्स थे, कहीं ना कहीं यही मैनिफेस्टो जब सामने आया तो उसके बाद लोगों ने बात करना शुरू की कि ये आम आदमी पार्टी की लीनिंग जो है, उनकी तरफ एक बायसनेस है, वो सीजेपी की दिख रही है। खैर, समय आगे बढ़ा, चीज़ें आगे बढ़ी, और समय क्या, ये तो सिर्फ दिनों की बात थी। अभी 4-5 दिन के अंदर ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। इस मैनिफेस्टो के साथ में ही सीजेपी ने कुछ कोर इश्यूज़ को उठाना शुरू किया, और ये कोर इश्यूज़ ऐसे हैं, काफ़ी गंभीर मुद्दे हैं। ये ना सिर्फ अपोजिशन पार्टीज़ के मुद्दे हैं बल्कि जनता के भी सामने इस समय पर यही सबसे बड़े मुद्दे हैं कि आखिर ये जो रिसेंट में पेपर लीक्स हो रहे हैं, नीट का पेपर लीक दूसरी बार हुआ है 2 सालों के अंदर, लगातार हर साल यही कहानी रिपीट होती है। सीबीएसई के अंदर धांधली होना, ये सारी चीज़ें लगातार रिपीट हो रही हैं, तो ये जनता के भी मुद्दे हैं। यहाँ पे सीजेपी ने, कॉकरोच जनता पार्टी ने आके अपने मैनिफेस्टो के बाद में ये 2 मुद्दे सामने रखे। पहला था नीट पेपर लीक का, दूसरा था सीबीएसई रीचेकिंग फीस का। इसमें इनका कहना था कि सीबीएसई की जो रीचेकिंग फीस है
वो एक ब्लेटेंट करप्शन है, इसे ख़त्म करना चाहिए। पहले आप खुद ही गलती करते हैं, उसके बाद जो रीचेकिंग है उसकी फ़ीस भी बच्चों से ही लेते हैं, तो उसमें बच्चों की गलती क्या है, तो वो फ़ीस हटानी चाहिए यहाँ पे। दूसरी चीज़, नीट की जो कंट्रोवर्सी है उससे तमाम लाखों स्टूडेंट जो हैं वो अफेक्ट हो रहे हैं, और उन स्टूडेंट्स के घर वाले, आप सोचिए कि एक साथ करीबन करोड़ों लोग इससे अफेक्ट होते हैं। जब एक बच्चा, उसके साथ में उसके रिश्तेदार, उसके माँ बाप, भाई बहन जुड़े होते हैं, और उसका जो साल भर की मेहनत है वो बर्बाद हो जाती है, तो उसके बाद वो किस तरह से वो लोग कोप अप कर पाते हैं इस चीज़ से, कैसे उसको हैंडल करते हैं। उनका समय बर्बाद हुआ, पैसा बर्बाद हुआ, हर चीज़ बर्बाद हुई, और वो भी सिर्फ किस वजह से कि कुछ ऐसे लोग थे जिन्हें अपनी जेबें भरनी थी। करप्शन की वजह से देश के अंदर वो जो सिस्टम है उसको ठीक नहीं किया गया, सही समय पर सही लोगों को पकड़ा नहीं गया। उस वजह से उस बच्चे का, उसके एसोसिएट सारे लोगों का साल, पूरा समय, पैसा सब बर्बाद हो जाता है। तो ये जो एक मुद्दा था स्पेसिफिकली नीट कंट्रोवर्सी का, यहाँ पे सबसे ज़्यादा सीजेपी का कोई भी इशू है उसमें सबसे ज़्यादा जो प्रेज़ है, जो एक तारीफ के काबिल मुद्दा बन रहा है सामने, जिसपे लोग भी आके सीजेपी के साथ फॉलो कर रहे हैं, उसे आगे उसके साथ में खड़े हो रहे हैं कॉकरोच जनता पार्टी के साथ, तो वो यही कहीं ना कहीं मुद्दा है। तो ये सारी चीज़ें सामने आती हैं कि सीजेपी ने दो कोर मुद्दे उठाने शुरू किए, लेकिन यहाँ पे जो दूसरे लोग हैं जो अपोजिशन में सामने आते हैं, वो कहते हैं कि ये सारे के सारे मुद्दे वो उठाए जा रहे हैं जो कि अपोजिशन पार्टीज़ के मुद्दे रहे हैं हमेशा से, और मैनिफेस्टो में भी वही चीज़ें डाली जा रही हैं। खैर, अब ये सब चीज़ें सिर्फ इन वजह से नहीं उठ रही हैं कि अपोजिशन पार्टीज़ के साथ में या फिर आम आदमी पार्टी के साथ में कुछ कनेक्शंस हैं सीजेपी के। ये सारी बातें इस वजह से उठती हैं कि इसके जो फाउंडर हैं अभिजीत दिप्के का जो बैकग्राउंड है, दरअसल वो इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा बन जाता है इस तरीके से, क्योंकि ये कोई रैंडम ट्रोल या फिर कोई रैंडम अकाउंट, कोई रैंडम यूज़र नहीं थे, कोई रैंडम ट्विटर पे अपने बयान देने वाले, रैंट करने वाले कोई एक व्यक्ति नहीं थे। ये प्रोफेशनल पॉलिटिकल मीम कैंपेनिंग का हिस्सा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के साथ 2020 से 2023 तक दिप्के ने दिल्ली असेंबली इलेक्शंस में लगातार काम किया है। आम आदमी पार्टी के मीम बेस्ड जो डिजिटल विंग है, जो सोशल मीडिया पर ये लोग अपना एक वॉर रूम बनाते हैं, और इनफैक्ट आपको वॉर रूम के बारे में बता दिया जाए, हर एक पार्टी अपना वॉर रूम बना के रखती है, हर अलग अलग जगहों पर वो वॉर रूम होता है। चाहे असेंबली इलेक्शंस हो तो उसमें कई जगहों पर, 2-3 जगहों पर एक असेंबली के अंदर वो वॉर रूम बनाया जाता है। वहाँ से क्या चीज़ें होती हैं कि कहाँ पे किस नेता ने क्या बयान दिया है, क्या उनको स्लोगन अपने बनाने हैं, किस तरह से ये जो स्लोगन्स आप देखते हैं कि बहुत ही अतरंगी से, बहुत ही क्रिएटिव से जो स्लोगन्स होते हैं वो सामने आकर आपको देखते हैं, वो सब इन्हीं वॉर रूम से बनाए जाते हैं। मीम्स जो आजकल बहुत बहुत फेमस हो चुके हैं कि किसी भी टारगेट करके पॉलिटिकल लीडर को मीम बना दिए जाएं, तो वो यही इन्हीं वॉर रूम से निकलते हैं, और इन्हीं वॉर रूम में जो लोग काम करते हैं, जो कि डिजिटल कैंपेनर्स होते हैं, मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेनिंग करते हैं, तो वही लोग ये सारे मीम्स जो होते हैं उनको बनाते हैं। इन लोगों को हर एक चीज़ पता होती है, छोटा जो मुद्दा है किसी भी जगह का वो भी पता होता है, और उसको लेकर ही ये कहीं ना कहीं उस मीम में डालकर जनता के जो सेंटिमेंट है उनसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो ये जो अभिजीत दिप्के हैं, इन्होंने 2020 के इलेक्शंस में और 2023 तक इनफैक्ट आम आदमी पार्टी के साथ में मीम बेस्ड डिजिटल कैंपेनिंग की, उसमें काम किया, यूथ आउटरीच में काम किया, ह्यूमरस जो पॉलिटिक्स है उसमें काम किया, विजुअल पॉलिटिक्स में काम किया। तो ये सारी चीज़ें वो कर चुके हैं। इस समय अब वो बॉस्टन यूनिवर्सिटी में पब्लिक रिलेशंस के जो पढ़ाई है वो कर रहे हैं, और वहीं से जो क्रॉनिकली ऑनलाइन रहते हुए सीजेपी का जो डिजिटल आर्किटेक्चर है उसको पूरी तरह से चला रहे हैं। उनके इंटरव्यूज़, उनके जो बयान हैं, जो भी उनकी रील्स आती हैं वो सामने वहीं से आती हैं बॉस्टन से, और वहीं पर रहकर वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं। खैर, इंटरव्यूज़ में दिप्के ये खुद कहते हैं कि कॉकरोच जनता पार्टी जो है वो एक इम्पल्सिव रिएक्शन थी, कोई लॉन्ग टर्म प्लान्ड पॉलिटिकल प्रोजेक्ट नहीं है। सीजीआई का रिमार्क सुनते ही उन्होंने जस्ट उनके एक आइडिया आया कि एक ट्वीट फॉर्म किया जाना चाहिए, और उस ट्वीट को उन्होंने जब किया तो उसके बाद में उन्हें भी नहीं पता था कि ये इस तरह से वायरल हो जाएगा। तो ये बातें सामने आती हैं, लेकिन कई सारे जो अपोजिशन लीडर्स हैं वो अब यहाँ पे अभिजीत दिप्के और उनके साथ में जो लोग एसोसिएट हैं उनके ऊपर सवाल खड़े करते हैं। सवाल इस तरह से खड़े करते हैं कि पहले तो अभिजीत दिप्के के कई सारे फोटोज सामने आते हैं कि वो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी के साथ काम कर रहे थे, बल्कि काफ़ी ज़्यादा क्लोज, करीबी रहे हैं आम आदमी पार्टी के सारे लोगों के। दूसरी चीज़, उनके कुछ जो फोटोज़ हैं वो भी सामने आते हैं कि भाई ये पूरी तरह से एक सेकंड फेज़ है आम आदमी पार्टी का, जो कि डिजिटली उसको कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से सामने लाया गया है। इसमें एक और पॉइंट सामने आता है कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का सोशल मीडिया पेज था इंस्टाग्राम का, उस इंस्टाग्राम के पेज से वो 3 लोगों को फॉलो करता था, जो कि पहले थे अभिजीत दिप्के, दूसरा था अर्पित शर्मा, और तीसरा था मेघनाथ करके एक अकाउंट था। तो ये मेघनाथ जो है, जहाँ तक मुझे आइडिया है, न्यूज़ लॉन्ड्री से कनेक्टेड एक जर्नलिस्ट है, तो काफ़ी समय से इनके साथ भी कई चीज़ें जुड़ी रही हैं। तो खैर, ये जो सेकंड नंबर के शख्स हैं अर्पित शर्मा, इनके बारे में अब सामने आके लोग खुले तौर पर, मुख्य तौर पर बात कर रहे हैं और बता रहे हैं कि अर्पित शर्मा वही हैं जो कि आम आदमी पार्टी के एक लीडर हैं, विकास शर्मा उनके बेटे हैं। उन्होंने विकास शर्मा जो इनके फादर हैं अर्पित शर्मा के, उन्होंने बुलंदशहर से चुनाव भी लड़ा था, उसके बाद वहाँ पे हार चुके थे, आम आदमी पार्टी से ही चुनाव लड़ा था। तो ये कई दफ़ा सामने आके मुखर तरीके से आम आदमी पार्टी की तरफ से बातचीत करते हैं। अभिजीत दिप्के भी आम आदमी पार्टी के जो चीफ रहे अरविंद केजरीवाल, तो उनके सारे ट्वीट को रीट्वीट करना, उनकी बातें आगे बढ़ाना,
उन्हें सबसे बड़ा लीडर कहना, तो ये सारी चीज़ें अभिजीत दिप्के के साथ में भी जुड़ी रही हैं और सेम चीज़ अर्पित शर्मा के साथ में जुड़ी रही। एक और वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें कहा जा रहा है कि अर्पित शर्मा नेपाल में जिस तरह से जो जेनजी का प्रोटेस्ट रहा, जिसके बाद रजीम चेंज भी हुई, सरकार भी चेंज हुई केपी ओली की, तो वो भी कहीं ना कहीं अर्पित शर्मा ने उसे एक अलग तरीके से उसे मोटिवेट किया था। उस बात में भी ये कहा था कि देखिए, जब नेपाल में ये हो सकता है तो भारत में क्यों नहीं हो सकता, अगर सब एक साथ आके खड़े हो जाए। तो ये जो पॉइंट्स हैं, यही वो पॉइंट हैं जो कि इन सभी पार्टी के जो लोगों पर, सीजेपी के जो लोग हैं उससे एसोसिएट, उन पर सवाल खड़े करते हैं, उन पर उंगलियां उठती हैं लोगों की। यहाँ पे एक डबल नेचर भी सामने आया कि एक तरफ अर्पित शर्मा का ये वीडियो सामने आता है, नेपाल का जो यूथ अपराइजिंग एक तरह से आप उसको कह सकते हैं, या फिर जेनजी का जो रिवॉल्यूशन रहा, लेकिन अभिजीत दिप्के जो हैं उनका कहना है कि नहीं, इस तरह की कोई भी चीज़ सीजेपी के साथ, जो कॉकरोच जनता पार्टी उसके साथ नहीं जोड़ी जानी चाहिए। ये भारत का यूथ जो है उन लोगों से बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बिल्कुल है, और बहुत ज़्यादा समझदार है, बिल्कुल है। लेकिन ये बात भी कहीं ना कहीं सामने आती है कि ये जो बात है वो इसी पार्टी के लोगों के द्वारा पहले कही गई है। तो खैर, इसके अलावा अब लोग जो हैं सीजेपी के ऊपर कुछ और अन्य सवाल खड़े करने लगे हैं इस तरीके से कि अब जो कैंपेनिंग है वो इश्यूज से हटके इस तरह की बातों के ऊपर टिल्ट हो रही है, उस तरह की बातों के ऊपर जा रही है जहाँ पे जिनका कोई कह सकते हैं कि कोई पॉइंट नहीं निकलता है। यहाँ पे एक मांग की जा रही है कि इंस्टाग्राम पर अनफॉलो करो बीजेपी को। बीजेपी का जो अकाउंट है जिस पर 8.5 मिलियन करीबन फॉलोअर्स हैं, उसे अनफॉलो किया जाए। तो ये जो मांग है, ये कहीं भी अब कई सारे जो यूथ हैं जो कि इससे जुड़े इस पार्टी से, अब जाके वो इस पर कमेंट कर रहे हैं और बता रहे हैं अपनी राय कि ये इसे अनफॉलो करना हमारे लिए कैसे अच्छा होगा, उससे हमें क्या लाभ मिलेगा या हमें क्या प्रॉफिट मिलेगा, या फिर बीजेपी को या जो कल्प्रेट है मान लीजिए अगर कई सरकार के अंदर, उन्हें क्या इससे फ़र्क पड़ेगा। तो ऐसा करने से क्या होगा, ये सिर्फ टाइम को कंज्यूम करना, टाइम को एंगेज रखने की, एक तरह से टेस्ट करने की कि हमारे कहे मुताबिक कौन लोग क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं, सिर्फ उसका एक टेस्ट है। तो इस वजह से कहीं ना कहीं ये चीज़ कराई जा रही है। तो इस तरह की बातें भी सामने आ रही हैं जो कि सीजेपी के साथ में कुछ कॉन्ट्रोवर्सीज को बना देती हैं। इसके साथ ही लोग एक और बात पर ज़्यादा जोर डाल रहे हैं कि अभिजीत दिप्के जो हैं वो डायरेक्ट पीएम मोदी जो हैं उन्हें टारगेट करते हैं, और अभी से नहीं, बहुत समय से करते हुए आ रहे हैं। और इसका एक और उदाहरण इस तरह से भी सामने लोग बता रहे हैं कि सीजीआई ने जब क्लैरिफिकेशन दिया था अपना कि भाई ये जो उनका स्टेटमेंट था वो उस जो फर्जी डिग्री बनाकर, जो बोगस डिग्री बनाकर यूथ, अनएम्प्लॉयड यूथ जो है वो फर्जी तरीके से नौकरी ले लेता है और इंस्टाग्राम पे और बाकी जगह अपनी रीलें बनाता है, तो उसके ऊपर उनका स्टेटमेंट था। तो यहाँ पे जो कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर हैं अभिजीत दिप्के, उन्होंने अपना एक स्टेटमेंट लिखते हुए ट्विटर पर ये कहा कि सीजीआई ने अपना जो क्लैरिफिकेशन दिया है वो, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री को एक तरह से वो टारगेट कर रहे हैं, उनको इंसल्ट करना बिल्कुल सीजीआई को शोभा नहीं देता है। तो एक सरकाज़म के साथ में, एक तरह से ह्यूमर के साथ में प्रधानमंत्री को एक बार फिर से टारगेट किया अभिजीत दिप्के ने, और ये कहते हुए कि अगर डिग्री की ही बात है तो एक लेजिटिमेट डिग्री का ना होना, इसका ये मतलब नहीं कि आप सिटीजन्स को पैरासाइट बुला दें। कहीं ना कहीं वो प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के ऊपर इशारा कर रहे थे यहाँ। तो ये चीज़ें भी लगातार सामने आती हैं कि स्पेसिफिकली सिर्फ एक शख्स से आपकी लड़ाई है, आप उसे नापसंद करते हैं, या फिर आप सच में सिस्टम को चेंज करना चाहते हैं। क्योंकि ये लड़ाई जो है वो जो एक डिसलाइक और लाइक की लड़ाई नहीं है। ये यहाँ पे अगर सिस्टम में बदलाव लाने हैं तो उसके लिए आप क्या पॉलिसीज़ अपनाना चाहेंगे, क्या स्ट्रेटजीज़ आपकी हैं, उन पर बेस होती है हमेशा राजनीति। तो खैर, ये ब्रॉडर पैटर्न है। देखिए दोस्तों, काफ़ी समय से लंबा चला आ रहा है कि सटायरिकल जो पॉलिटिक्स होती है वो अब सीन में आ चुकी है। इंडियन पॉलिटिकल पार्टीज़ में भी, लीडर्स भी आप देखें तो खुद ये लोग पिछले कई सालों से अपनी ऑफिशियल स्ट्रैटेजी का इन्होंने हिस्सा बना लिया है, पार्ट बना लिया है इस तरह की चीज़ों को, जहाँ पर जो सोशल मीडिया हैंडल्स होते हैं, वॉर रूम्स होते हैं, उनमें डेली मीम्स चलते हैं, रील्स बनाई जाती हैं, वन लाइनर्स लिखे जाते हैं, यूथ को टारगेट किया जाता है कि यूथ जो है वो समझे कि कौन से पॉलिटिकल लीडर के बारे में ये सब चीज़ें की जा रही हैं, चाहे वो राहुल गांधी के बारे में हो या पीएम मोदी के बारे में हो। तो ये सब चीज़ें चलती हुई आई हैं। शुरुआत जो है वो प्योर डिजिटल थी सीजेपी की, कॉकरोच जनता पार्टी की, लेकिन कुछ ही दिनों के अंदर सीजेपी के वॉलंटियर्स ने, या सीजेपी ने, पहले तो बात करें, आप देखिए मैनिफेस्टो लाते हैं, उसके बाद कोर जो इश्यूज़ थे उनको उठाना शुरू करते हैं। जबकि ये कहा जा रहा था अभिजीत दिप्के के द्वारा कि हमें कभी भी कोई ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बनानी नहीं है, धरातल पे हम इस तरह की कोई ग्राउंड पे पॉलिटिकल पार्टी लेके नहीं उतरेंगे, ये एक मीम पेज है। लेकिन मीम पेज के बाद एक मैनिफेस्टो आया, मैनिफेस्टो के बाद कोर इश्यूज़ को उठाना शुरू किया, और उसके बाद में ग्राउंड रियलिटी इस तरह से सामने आई कि सीजेपी के कुछ वॉलंटियर्स दिल्ली में यमुना रिवर के किनारे सफाई अभियान शुरू कर देते हैं। इस सफाई अभियान में ये लोग नजर आते हैं यहाँ पे। साथ ही साथ में जब ये नजर आए तो देखा गया कि कॉकरोच के तरह के कॉस्ट्यूम्स पहने हुए थे, प्लेकार्ड्स पकड़े हुए थे, उन पर लिखा हुआ था, कई कई चीज़ें लिखी थी कि भाई हम खुद ही अपना कॉकरोच की तरह, अपने नेचर की तरह अपना ये जो नज़रिया है उसको यहाँ पे सर्विस जनता की उसी तरह से करना शुरू करेंगे। अगर हम कॉकरोच हैं तो कॉकरोच ही सही। तो देखिए, अब सबसे बड़ा सवाल सामने यही है कि क्या कॉकरोच जनता पार्टी चुनाव लड़ेगी, 2029 का चुनाव लड़ सकती है या नहीं। सबसे बड़ा सवाल अब यही है
कि सच में ये पार्टी चुनाव लड़ेगी, रजिस्ट्रेशन करवा रही है या करवा लिया है, या फिर एक डिजिटल विद्रोह की तरह ही बनी रहेगी। तो अब तक की जो खबरें हैं और जो फैक्ट्स हैं सामने, वो ये बताते हैं कि अभी तक इलेक्शन कमीशन के पास में फॉर्मली रजिस्टर्ड पॉलिटिकल पार्टी की तरह सीजेपी यानी कॉकरोच जनता पार्टी नहीं पहुंची है। अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन ऐसा नहीं हुआ है। फाउंडर जो हैं उनके जो स्टेटमेंट्स हैं वो अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर अलग अलग तरह के निकलते हुए सामने आते हैं। कहीं वो कहते हैं कि ये जो पार्टी है वो कभी ऑफिशियली नहीं आएगी सामने, लेकिन दूसरी तरफ ही वो कहते हैं कि अब जब इतनी तेज़ी से ये बढ़ रही है तो हमें आगे सोचना पड़ेगा कि हम क्या करेंगे। यहाँ पे दो चीज़ें जो हैं, दो तीन चीज़ें जो कि फ्यूचर सिग्नल देती हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। ये चीज़ें कुछ इस तरह की हैं कि देखिए, हैंडल जो है उस पर लिखा हुआ है, जो ट्विटर हैंडल है उस पर CJP_2029, यानी कि ये हिंट साफ तौर पर मिलता है कि 2029 का लोकसभा इलेक्शन ये पार्टी जो है उसको टारगेट कर रही है, उसको रेफरेंस लेके ही ये बात यहाँ पे लिखी गई है। दूसरी चीज़ है मैनिफेस्टो की डिटेलिंग। मैनिफेस्टो की डिटेलिंग के साथ में एक और पॉइंट यहाँ पे बहुत सामने उभर के आता है कि आरटीआई के दायरे में आने के जो सेल्फ बाइंडिंग प्रोमिसेस हैं जो कि इसने सीजेपी ने किए हुए हैं, सीरियस इश्यूज जो हैं उनका सिलेक्शन करना, किस तरीके से जो आगे लोगों को अफेक्ट कर रहे हैं जो इश्यूज, उनको लेना उठाना, तो ये सिर्फ एक मीम पेज तक का मटेरियल नहीं है, ये एक मीम पेज तक की दिशा नहीं है कि जो आगे इस पे बढ़ना चाह रहे हैं, ये कुछ बहुत बड़ा आगे सोच सकते हैं। यहाँ पे एक और चीज़ सामने आती है कि दिप्के कहते हैं, अभिजीत दिप्के जो हैं, कि इनिशियली ये बिल्कुल भी प्लान नहीं था, लेकिन अब तक जितना रिस्पांस मिल गया है ये देखना पड़ेगा कि क्या ये मूवमेंट इंटरनेट के बाहर भी जा सकता है। तो वही चीज़ है कि जो ये बताते अपने बयानों में आए हैं कहीं ना कहीं उससे बदलते हुए नजर आते हैं। तो सिनेरियो क्या क्या बन सकते हैं? पहला सिनेरियो है डिजिटल प्रेशर ग्रुप का। कॉकरोच जनता पार्टी सीजेपी एक मीम पावर्ड कलेक्टिव बनकर इलेक्शन रिफॉर्म्स, मीडिया फ्रीडम, यूथ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी, एग्जाम इंटीग्रिटी जैसे जो इश्यूज हैं उन पर कैंपेन करती रहे, पेटिशंस डाले, ऑनलाइन जो एक तरह से स्टॉर्म आते हैं, एक तरह से आंधी आती है, रिवॉल्यूशन आता है ऑनलाइन किसी चीज़ का, ऑफलाइन जो सिंबॉलिक प्रोटेस्ट है वो करे, या फिर इस तरह की चीज़ें करते हुए ही जो पार्टीज़ हैं सेंटर में जो बैठी हैं, सत्ता में जो लोग हैं, उन्हें टारगेट करती रहे, लेकिन खुद कभी भी जो है इलेक्शन फील्ड में ना उतरे। तो एक तो ये सिनेरियो हो सकता है जो कि आगे चलेगा इस सीजेपी के साथ में, कॉकरोच जनता पार्टी के साथ में। लेकिन दूसरा सिनेरियो ये है कि फॉर्मल पार्टी की तरह या फिर प्रॉक्सी अलायंस की तरह सीजेपी कॉकरोच जनता पार्टी आगे काम करने वाली है। देखिए, अगर मोमेंटम सस्टेन रहा, फंडिंग के कुछ ट्रांसपेरेंट मॉडल बनते हैं, तो फिर यहाँ से जो ग्राउंड लेवल ऑर्गेनाइजेशन है वो डेवलप करने का सीजेपी खुद को रजिस्टर पार्टी बनाने का प्रयास ज़रूर करेगी। लोकल बॉडीज़ के साथ उन इलेक्शंस में या फिर स्टूडेंट इलेक्शंस में शुरुआत यहाँ से अपनी कर सकती है, छोटे छोटे इलेक्शन से, या फिर किसी एग्जिस्टिंग अपोजिशन ब्लॉक के साथ में यूथ फ्रंट के तौर पर या फिर अलायंस के तौर पर अपीयर हो सकती है किसी भी चुनाव के अंदर। ये कोई बड़ी बात नहीं है कि आगे आने वाले चुनाव में आपको कॉकरोच जनता पार्टी का कोई ना कोई कैंडिडेट सामने इलेक्शन लड़ता हुआ दिख जाए। आम आदमी पार्टी से अभिजीत दिप्के का एक नाता रहा है, बैकग्राउंड रहा है, मैनिफेस्टो में भी जो अपोजिशन फ्रेंडली टिल्ट है, ये सारी चीज़ें दिखाती हैं। आम आदमी पार्टी के साथ जो फ्रेंडली टिल्ट है वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं सीजेपी या तो ऑर्गेनिकली किसी कैंप के साथ में ग्रेविटेट करेगी या फिर कम नैरेटिव स्केल लेवल पर उनका अलाई बन जाएगी। तो ये देखने लायक होगा कि आखिर होने क्या वाला है। अब एक बार बात कर लेते हैं कि इतिहास में क्या क्या हुआ है, देश और दुनिया में इस तरह की कौन सी पार्टीज बनी है और उन्होंने क्या क्या किया है। तो ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में देखा जाए तो सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टीज का जो कंसेप्ट है, ये जो आइडिया, ये एक नया आइडिया नहीं है, ये पहले भी हुआ है। यूके के अंदर ऑफिशियल मॉन्स्टर रेविंग लूनी पार्टी 1982 से चुनाव लगातार लड़ती हुई आ रही है और इनफैक्ट 60s में बनी थी। 60s में इसे एक पॉप सिंगर हुआ करते थे जिनका नाम उनका स्टेज नेम था स्क्रीमिंग लॉर्ड सच। उन्होंने इसे बनाया था, उन्होंने इसे शुरू किया था और स्टार्टिंग में उन्होंने इसे नेशनल टीनेजर पार्टी के तौर पर ही शुरू किया था। बाद में 82 में आके जब इन्होंने ऑफिशियली चुनाव लड़ा है, आप देखिए 60s में, मिड 60s में बनी, 82 में आके चुनाव लड़ा पहला अपना, तब जाके इसका जो नाम था वो ऑफिशियल मॉन्स्टर रेविंग लूनी पार्टी रख दिया। और ऑफिशियल इस वजह से लगाया था क्योंकि उस समय पर कई सारी और पार्टीज भी इनके नाम जैसी बनने लगी थी। तो ये यहाँ पे इलेक्शंस में लड़ना, अपने खड़े होना शुरू होते हैं। 83 में पार्टी जो थी फॉर्मली बन चुकी थी, अपने चुनाव लड़ रही थी, जनरल इलेक्शन बाई इलेक्शंस में अपने कैंडिडेट्स को खड़ा करती थी और वो भी बहुत ही फनी नेम्स के साथ में खड़ा करती थी। इनके कैंडिडेट्स के नेम हुआ करते थे जैसे कि बनाना मैन, मैट काउगर्ल, इस तरह के नामों के साथ में अपने इंटरेस्टिंगली जो कैंडिडेट है उनको खड़ा करती थी। दूसरी चीज़, मॉन्स्टर जो रेविंग लूनी पार्टी रही, इनकी कई सारी ऐसी पॉलिसीज़, कई सारी ऐसी डिमांड्स होती थी अपने मेन स्ट्रीम मीडिया में जिसको लाते थे और उसके बाद में अपने मैनिफेस्टो में भी उन सब चीज़ों को डाला जाता था। तो कई ऐसी डिमांड्स रही जो कि आगे जाके मेन स्ट्रीम लॉ भी बन गई। इसमें एक था कि पब्स जो हैं वो दिन भर खुले रहने चाहिए, आफ्टरनून में जो दोपहर में पब बंद रहते हैं वो नहीं होने चाहिए। इस डिमांड को आगे जाके मान भी लिया गया, इनके एक रिप्रेजेंटेटिव ने यही डिमांड जो थी उसको कबूल भी करवा दिया। तो यहाँ पे जो पब्स हैं वो सारे समय खुले रहेंगे,
पेट जो हैं उनके पासपोर्ट बनेंगे, जो भी पेट्स हैं किसी के पास भी उनके भी पासपोर्ट बनने चाहिए। तो ये सारी डिमांड्स जो थी यूके में इनको लागू कराया गया इसी तरह की एक सटायरिकल पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा। एक और सामने आता है उदाहरण जोक पार्टीज़ का या फिर प्रोटेस्ट पार्टीज़ का यूरोप से। यूरोप में कई सारे ऐसे पायरेट और क्लाउन पार्टीज़ हैं जो कि आगे आकर जिनके जो पॉलिटिकल नैरेटिव्स होते हैं, जो उनके पॉलिसीज़ होती हैं, जिसको उन्होंने बताया होता है, अपनी मांगें बताई होती हैं, वो कहीं ना कहीं देखा गया है कि जो मेन स्ट्रीम बड़ी बड़ी जो पार्टीज़ रही हैं पुरानी इस्टेब्लिश पार्टीज़, वो कहीं ना कहीं उन्हीं मुद्दों को ले लेती हैं चुनाव लड़ने के लिए, क्योंकि वहाँ पे वो देखती हैं कि जब इस पार्टी को यूथ का इतना सपोर्ट मिल रहा है तो क्यों ना हम उस यूथ को अपनी तरफ ले लें। तो ये भी चीज़ें यहाँ पे देखी गई हैं यूरोप में। और आइसलैंड में भी एक बेस्ट पार्टी है, बेस्ट पार्टी नाम से एक पॉलिटिकल संस्था है, तो वो भी इसी तरह का काम करती है। तो ये जो चीज़ें हैं कई दफ़ा पहले भी देखी गई हैं कि जो पॉलिटिक्स को ट्रोल करते हुए धीरे धीरे आके मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में कन्वर्ट हो जाना। तो ये दुनिया में भी हुआ है, अब आज देश में हो रहा है, तो इस पर देखना होगा और आपकी राय बहुत ज़रूरी है कि आगे इस पर क्या हो सकता है। कॉकरोच जनता पार्टी के ऊपर आपकी क्या राय है, पहले तो वो बताइएगा। क्या ये वाकई में एक मूवमेंट है, मीम से मूवमेंट बन चुका है, या फिर इसमें कहीं ना कहीं कोई आपको चीज़ें दिखती हैं ऐसी जिनको आप पॉइंट आउट करना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स आपका है, ज़रूर अपने सारे कमेंट्स दीजिएगा, अपनी राय ज़रूर बताइएगा इस पूरी पार्टी के ऊपर और साथ ही साथ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। दूसरी चीज़, कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखना मत भूलिएगा। अब अगले एपिसोड में मिलेंगे, दीजिए इजाज़त, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।